Hello. Once again, a very good evening to all of you. Today I'm going to continue. मैं वहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जहाँ मैंने कल छोड़ा था, यानी कि मैंने कल डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में बीम्स चैप्टर को पढ़ा रहा था मैं, और मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। बीम्स चैप्टर के अंदर मैंने मेजर कंसिडरेशंस इन बीम डिज़ाइन पढ़ाया था। इसमें मैंने मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन सेक्शंस बताया था कि ओपन सेक्शन जो होते हैं वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अबाउट माइनर एक्सिस में वीक होते हैं, और ऑल्सो उनकी जो टॉर्शनल रेजिस्टेंस है वो भी कम होती है। तो ये मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद मैंने बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं उसके बारे में बताया था। फिर लेटरल स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि बीम्स की लेटरल स्टेबिलिटी क्या होती है। तो इसी तरह से मैंने अपने जो ये मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें फिर मैंने इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स के बारे में बताया था। देन आई डिस्कस्ड अबाउट द laterally restrained beams and the different codal provisions of that, उसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम क्या होती है। आइए उसे रिवाइज कर लेते हैं। अब मैंने फ्लांज पोर्शन के बारे में समझाया था कि फ्लांज एक आई सेक्शन होता है। आई एम सॉरी, ये जो आई सेक्शन होता है उसमें फ्लांज कौन सा होता है और वेब कौन सा होता है। तो आई सेक्शन जो होता है उसमें जो टॉप हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टॉप फ्लांज। बॉटम हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं बॉटम फ्लांज, और जो मिडिल पोर्शन होता है, जो इरेक्टेड पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं वेब। ओके, तो अब कंप्रेशन फ्लांज कौन सा होता है? कंप्रेशन फ्लांज इज द टॉप फ्लांज। फ्लांज में बी अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ स्टील, यू कैन से। ये एक रेक्टेंगुलर स्टील की शीट है जो कि एक वर्टिकली प्लेस्ड स्टील शीट के ऊपर टिकी हुई है। एक हॉरिजॉन्टल, just imagine this is a flange and wait this is the flange, this is the web। ये वेब है, ये फ्लांज है और ये वेब है। उसके नीचे एक और फ्लांज है। तो जो टॉप वाला है ये है हमारा कंप्रेशन फ्लांज। टॉप वाला जो है वो कंप्रेशन फ्लांज है, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जो D/TW है, डी क्या हुआ? डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, TW क्या है? विड्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेब, वो क्या है? TW। तो D/TW जब लेस देन 67 इंटू एप्सिलॉन होगा तो इसमें हम दो केसेस लेंगे। एक वो जब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 0.6 VD है, और दूसरा वो कि जब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0.6 इंटू VD है, और VD क्या है? डिज़ाइन शेयर फोर्स, ठीक है। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि जो लो शेयर केस है जिसमें जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 0.6 इंटू VD है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि MD इज इक्वल टू बीटा बी इंटू ZP/FY अपॉन गामा M नॉट। MD जो है वो है बीटा बी इंटू ZP/FY अपॉन गामा M नॉट। तो इसमें बीटा बी की दो वैल्यूज होती है। जो 1.2 होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और 1.5 होती है कैंटिलीवर बीम्स के लिए, और 1 होती है
प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए। ओके ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ शियर लैग। अब हमने इफेक्ट ऑफ बोल्ट होल्स नहीं पढ़ा। इफेक्ट ऑफ बोल्ट होल्स होता है कि 0.9 AN FU अपॉन गामा M1 इज इक्वल टू AgFy अपॉन गामा M0। अच्छा, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ बोल्ट होल्स। इफेक्ट ऑफ शियर लैग। शियर लैग का क्या इफेक्ट है इसमें? इफेक्ट ऑफ शियर लैग। अब शियर लैग होता क्या है? शियर लैग क्या होता है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि शियर लैग होता क्या है। तो शियर लैग का मतलब होता है कि जो वेब और फ्लांज का जंक्शन है, वेब और फ्लांज का जो जंक्शन है उस पे हाई स्ट्रेसेस का डेवलप होना। जो वेब और फ्लांज का जंक्शन है उस पे हाई बेंडिंग स्ट्रेसेस का डेवलप होना, उसे हम क्या बोलते हैं? शियर लैग। In case of rolled ice sections, this effect of shear lag is small, but for built-up sections and for wide flange beams, the effect of shear lag is quite considerable. This shear lag effect depends on width to span ratio and restraints at the beam ends and the type of load. Point load gives rise to more shear lag than the uniformly distributed load. तो जो पॉइंट लोड है उससे ज्यादा शियर लैग प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसमें क्या है कि जो बी नॉट है विड्थ ऑफ द आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज, B1 है विड्थ ऑफ द इंटरनल एलिमेंट और L0 है लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, दैट इज कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स। तो बी नॉट क्या है? विड्थ ऑफ द आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज, width of the outstand of the flange। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेब से बाहर कितना फ्लांज निकला हुआ है उसकी विड्थ। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि वेब का पोर्शन अगर हम हटा दें तो उसके बाहर जितनी भी विड्थ है फ्लांज की उसे हम बी नॉट बोलते हैं। B1 को बोलते हैं वेब विड्थ ऑफ इंटरनल एलिमेंट, लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स दैट इज कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं? L0। तो इसमें पहला जो केस है फॉर आउटस्टैंड एलिमेंट्स वो ये है कि B नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू L0 बाय 20, और दूसरा केस है वो इंटरनल एलिमेंट वो ये है कि B1 शुड बी लेस देन इक्वल टू L0 बाय 10। दूसरा इसमें है हाई शियर केस। हाई शियर केस में क्या होता है कि V शुड बी ग्रेटर देन 0.6 into VD। The design flexural strength for this case is given by MD is equal to MdV, where MdV is the design flexural strength under high shear force। ठीक है, a reduced value is recommended to account for the higher shear force on flexural strength of the sections। ठीक है, तो इसमें reduced value को हम recommend करते हैं, तो उससे क्या होता है कि higher shear force के लिए हम उसको काउंटर कर सकते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ पे। फ्लेक्सरल का मतलब क्या होता है ये हम आज आपको बताने वाले हैं कि फ्लेक्सर का क्या मतलब होता है। फ्लेक्सर का मतलब होता है स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। बेंडिंग के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये था हमारा बीम के बारे में हम बता रहे थे। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम। भैया हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लेटरली सपोर्टेड बीम होती क्या है। लेटरली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? लेटरली सपोर्टेड बीम्स में हम क्या करते हैं, इसको मैं ढंग से समझा रहा हूं कि लेटरली सपोर्टेड बीम्स होती क्या है। लेटरली सपोर्टेड या लेटरली रिस्ट्रेन्ड वो बीम्स होती हैं जिसमें जो कंप्रेशन फ्लांज है, कंप्रेशन फ्लांज की जो बकलिंग है उसको हम रोक देते हैं या रिस्ट्रेन कर देते हैं। कंप्रेशन फ्लांज की बकलिंग को जब हम रोक देते हैं या रिस्ट्रेन कर देते हैं
और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्लैंज और वेब, वो भी बकल नहीं करते हैं लोकली, तो इसे लेटरली रिस्ट्रेंड बीम्स बोलते हैं। लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम्स क्या होते हैं? वो बीम्स होती है जिनमें लेटरल टॉर्शनल बकलिंग होती है। लेटरल टॉर्शनल बकलिंग होती है। द होल बीम बकल लेटरली बिटवीन द सपोर्ट्स। जो पूरी बीम है वो सपोर्ट्स के बीच में बकल करती है लेटरली। लोकल बकलिंग ऑफ फ्लैंज में अकर और लोकल बकलिंग ऑफ वेब में अकर। तो इसमें अब मैंने समझा दिया है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि लेटरली रिस्ट्रेंड बीम्स का मतलब होता है जिसमें जो कंप्रेशन फ्लांज की बकलिंग है वो पॉसिबल नहीं होती है, और वेब की बकलिंग भी पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि उसको हम रिस्ट्रेन कर देते हैं। और लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम्स का मतलब है कि कंप्रेशन फ्लांज और जो वेब है उसकी बकलिंग को रिस्ट्रेन नहीं किया जाता है और वो बकल होती है। बकलिंग का मतलब क्या होता है अब ये भी आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को पता है बकलिंग होती क्या है, लेकिन फिर भी बताने के लिए मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये डायरी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये डायरी है और ये डायरी स्ट्रेट है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कुछ इस तरह से। ये जो डायरी है ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो अब मैंने इस पे कंप्रेसिव लोड लगा दिया है। ये देखिए, ये है मेरी डायरी, ये स्ट्रेट है। इस पे मैंने ऊपर से कंप्रेसिव, ये मेरे ये चिन का लोड इस पे लग रहा है, कंप्रेसिव लोड। अब जितना ज़्यादा इस पे जैसे जैसे मैं कंप्रेसिव लोड बनाऊंगा ये जो हुआ इसे मैं क्या बोलूँगा? बकलिंग। इसको आप एक कंप्रेशन मेंबर की तरह ले सकते हैं। कंप्रेशन मेंबर पे जब लोड लगाया तो ये बकलिंग हुई। इसको ये जो पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं? बकलिंग ऑफ द वेब। इसी तरह से फ्लैंज की भी बकलिंग हो जाती है, इसी तरह से फ्लैंज पोर्शन की भी बकलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकलिंग जो कि इन सेक्शंस में होती है, आई सेक्शंस में। अब वेब क्रिपलिंग क्या होती है? वेब क्रिपलिंग क्या होती है? अब क्रिपलिंग जो होती है वो केवल सपोर्ट्स पे होती है। बकलिंग होती है वो मोस्टली सेंटर पे होती है, लेकिन जो क्रिपलिंग होती है वो सपोर्ट्स पे होती है। तो जो सपोर्ट्स होते हैं उसमें वेब ऑफ द बीम क्रिपल्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट बेयरिंग कैपेसिटी एज शोन इन फिगर 6.12। वेब क्रिपलिंग इन बीम्स। Crippling usually occurs at the root of the section, provides an expression for computing the crippling strength of the web as Fw is equal to B1 plus N2 into Tw into Fyw upon gamma m naught. The load transferred by bearing must not exceed web crippling strength, that is Fw. For rolled steel section, the provision is already accounted for, and thus for rolled steel sections being used as beam, there is no need to check for this failure. तो इसमें क्या है कि रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए हमें, ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या होती है कि जो ये यूज़ करी जाती है बीम की तरह, इसमें फेलियर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। When built up sections are used as a beam, then web must be checked for web crippling. जब built up sections को बीम की तरह यूज़ किया जाता है तो वेब को हमें क्रिपलिंग के लिए चेक करना होता है। तो ये है वेब क्रिपलिंग। वेब क्रिपलिंग का फॉर्मूला क्या है? Fw इज इक्वल टू B प्लस N2 इंटू Tw इंटू Fyw अपॉन गामा m नॉट। Fyw है यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेब, B1 है लेंथ ऑफ स्टीफन बियरिंग, N2 है लेंथ obtained by load dispersion through the flange of to the web junction at a slope of 1:2.5 to the plane of the flange as shown in figure 6.12. तो ये हमारा वेब क्रिपलिंग। अब आता है डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स। तो ये डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन जो ग्रिलेज फाउंडेशन है
वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ग्रिलिच फाउंडेशन क्या होता है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें पर्लिन्स को देखा जाए तो पर्लिन्स क्या होता है कि पर्लिन्स का मतलब क्या होता है। पर्लिन्स होता है, पर्लिन्स का मतलब होता है कि हमें ये देखना होगा कि पर्लिन्स होते क्या हैं। पर्लिन्स और बहुत सारे ऐसे ही जिसके चीज़ें होती हैं जो कि रूफ ट्रसेस में और प्लेट गर्डर्स में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जैसे ग्रिड्स, गर्ड्स कहते हैं, गर्ड्स, पर्लिन्स, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, लेटरली अनसपोर्टेड की डिज़ाइन में बता देता हूँ। लेटरली अनसपोर्टेड की डिज़ाइन, लेटरली अनसपोर्टेड की डिज़ाइन में क्या होता है कि जो आई वाई होता है वो आई जेड से कम होता है। तो जो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट वाई एक्सिस है वो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट जेड एक्सिस से कम होता है। तो इसमें लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स कहलाती हैं। तो जब बीम पे लोड लगाया जाता है तो इसमें टेंडेंसी होती है कि वो साइडवेज डिफ्लेक्ट हो जाए और ट्विस्टिंग भी उसमें हो जाए, ठीक है। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल बकलिंग, बीम्स आर प्रोवाइडेड विद रिस्ट्रेंट्स एट द एंड्स एंड सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो लेटरल बकलिंग को रिड्यूस करने के लिए बीम्स में हम रिस्ट्रेंट्स लगा देते हैं एंड्स पे और इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे। The restraints against torsional rotation at support is provided by either of the following ways: building of beams into the walls, providing web and flange cleats, bearing stiffeners acting in conjunction with bearing of the beams, lateral and supports for frames which provide lateral restraints to the compression flange at the ends. तो इसमें हम इन तरीकों से जो है वो टॉर्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्शनल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, यानी टॉर्शनल सपोर्ट को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो अनसपोर्टेड बीम्स जो होती हैं, इसमें जो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है वो रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए होता है 0.21। इसको हम अल्फा LT से डिनोट करते हैं। और ये वेल्डेड स्टील सेक्शंस के लिए होता है 0.49। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए 0.21 होता है और वेल्डेड स्टील सेक्शंस के लिए ये 0.49 होता है। तो ये जो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ फॉर ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स जो हैं वो टॉर्शनल बकलिंग के द्वारा गवर्न की जाती है और इनकी जो मोमेंट कैपेसिटी है वो है बीटा इंटू ZP इंटू F इंटू BD। इसमें बीटा 1 होता है फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शंस और ZE अपॉन ZP फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस। तो ये तो हुआ डिज़ाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स के बारे में। अब इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो, इसमें इफेक्टिव लेंथ के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। इफेक्टिव लेंथ जो है वो किस प्रकार से होती है, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सेगमेंट है वो 1.2 टाइम्स होती है लेंथ ऑफ द सेगमेंट के बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट्स। लेटरल रिस्ट्रेंट्स के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 1.2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द सेगमेंट होती है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम्स के लिए जो क्लियर लेंथ L होती है वो इफेक्टिव लेंथ LT को जो हम होता है वो IS 800 2007 के अंदर टेबल नंबर 16 में दिया हुआ है। और वो टेबल मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो टेबल कहाँ पे है और वो टेबल कहाँ पर है वो मैं आपको शो करता हूँ।
टेबल कहाँ पर है, टेबल नंबर 6.2, टेबल नंबर 6.2. Let's see where's that table go on. ये रही वो टेबल, इफेक्टिव लेंथ फॉर कैंटिलीवर बीम्स. ये मैं आपको टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये है वो टेबल. तो इसमें क्या है कि सबसे पहला क्या दिया हुआ है, रिस्ट्रेन कंडीशंस दी हुई है. एड सपोर्ट कंटिन्यूस विद लेटरल रिस्ट्रेन टू द फ्लैंज पे लेटरल रिस्ट्रेन लगा दिया है. टॉप पे फ्री है लेटरल रिस्ट्रेन टू टॉप फ्लैंज, टॉर्शनल रिस्ट्रेन, लेटरल एंड टॉर्शनल रिस्ट्रेन. इसमें क्या है, लोडिंग कंडीशन नॉर्मल है, डिस्टेबलाइजिंग है. नॉर्मल जैसे कि मैं बताया था कि शीयर सेंटर पे जब लोड लग रहा है तो नॉर्मल है, और जब शीयर सेंटर से अलग लोड लग रहा है तो डिस्टेबलाइजिंग है. और उसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं. तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो अब हमारा बीम जो है वो काफी हद तक पूरा हो चुका है. अब इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे बीम्स के. तो बीम्स के हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. बीम्स में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम सारे जो है वो परफॉर्म करेंगे. बीम्स हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है. तो अब इसमें क्या है कि जब डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम होती है तो उसमें पर्लिन्स जब होते हैं तो उसमें अलग केस होता है, और ग्रिलेज बीम जब होती है उसमें अलग केस होता है. ठीक है, तो इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पर्लिन्स एज पर IS 800 आर डिजाइंड एज A. Continuous beams, B. Simply supported beams, C. Cantilever beams और D. None of these. तो इसमें आंसर होगा A. Continuous beams. तो पर्लिन्स जो है वो continuous beams की तरह डिजाइन होते हैं. दूसरा है the maximum permissible deflection of steel beams in buildings other than industrial buildings is limited to. इसका आंसर है, इसके ऑप्शंस है A. span by 250, B. span by 300, C. span by 180 and D. span by 500. इसका आंसर है B. span by 300. तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइंड एज हाई शेयर केस इन केस ऑफ फैक्टर्ड शेयर फोर्स. तो इसमें हाई शेयर केस जो होगा वो मोर देन 0.6 PD होगा, यानी बी आंसर होगा फोर्थ का भी. तो अब चौथा क्वेश्चन है कि फॉर एन आई बीम वेब बकलिंग इज लेस देन फ्लैंज बकलिंग बिकॉज. इसमें आंसर ये है कि वेब बकलिंग जो होती है वो लेस क्रिटिकल होती है फ्लैंज बकलिंग की. आई बीम में वेब बकलिंग जो होती है वो लेस क्रिटिकल होती है देन फ्लैंज बकलिंग. इसका आंसर है कि वेब कैन डेवलप पार्ट बकलिंग स्ट्रेंथ. ए आंसर है फिफ्थ का. ठीक है, द लेटरल रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट फॉर अ लेटरली सपोर्टेड बीम कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वेब क्लीड्स, partial depth and end plates, continuity with adjacent span that is continuous beams. तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है. चौथा ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ वेब क्रिपलिंग इन बीम्स इज सिग्निफिकेंट व्हेन. जो वेब क्रिपलिंग की जो प्रॉब्लम है बीम्स में वो सिग्निफिकेंट है जब वेब इज वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड्स. तो वेब क्रिपलिंग बीम्स में सिग्निफिकेंट तब है जब वेब जो है वो वीक है अंडर कंसंट्रेटेड लोड्स के अंदर जो वेब है वीक है. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोडल रिक्वायरमेंट्स बीम शुड बी rolled to have maximum sectional modulus, plastic or at least compact,
एटलीस्ट सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस और ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिक्वायरमेंट्स है बीम जो है वो रोल्ड होनी चाहिए टू हैव मैक्सिमम सेक्शनल मॉड्यूलस, प्लास्टिक और एटलीस्ट कॉम्पैक्ट, एटलीस्ट सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस। तीनों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होने चाहिए। चौथा है द इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर वेल्डेड स्टील सेक्शन इज, इसमें ऑप्शन है A 0.21, B 0.42, C 0.49 एंड D 0.35। तो इसका आंसर हो जाएगा C 0.49। क्यों? क्योंकि 0.49 होता है वेल्डेड स्टील सेक्शंस के लिए और 0.21 जो है वो होता है रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए, हमने बताया था पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा C 0.49। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है वो बीम्स जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप इससे काफ़ी नॉलेजेबल ये सेशन था, आपने इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज को एक्वायर किया होगा। तो मैं आपसे गुड बाय कहना चाहता हूँ और आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।